हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आई एम अनुराधा कश्यप। मैं आज आप सभी के लिए एक ऐसी सीरीज़ लेकर के आई हूँ। हम एक ऐसी सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसमें हम कोशिश करेंगे कि नीट की जितनी भी लाइन्स हैं उनको हम कवर कर सकें और इन फ्लैश कार्ड्स के थ्रू हम अपने पूरे चैप्टर को कम से कम टाइम में कवर कर पाएँ। तो होपफुली हम एक पार्ट या दो पार्ट के अकॉर्डिंग अपने चैप्टर को कन्वर्ट करेंगे और जितने भी वीडियोज़ रहेंगी वो आपको चैनल पर इजीली अवेलेबल हो जाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। तो होता क्या था कि हेल्थ को क्या कहा जाता था, हेल्थ होती क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ माइंड एंड बॉडी एंड द बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स एंड पीपल विद ब्लैक बाइल हैड फीवर्स। ऐसा माना जाता था कि अगर आपकी बॉडी में जितना भी फ्लूइड है, ह्यूमर्स का मतलब यहाँ पे क्या है, फ्लूइड है, तो जितना भी बॉडी के अंदर फ्लूइड होता है उसका बैलेंस होना चाहिए। उसमें जितने भी हॉर्मोन्स हैं, मिनरल्स हैं, वो सब चीज़ें बैलेंस्ड होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस्ड नहीं है तो आपकी बॉडी में जो जितना भी लिक्विड है उसको आप क्या बोलोगे, ब्लैक बाइल की तरह कंसिडर करोगे। और हम बोल सकते हैं कि जिनका ह्यूमर ब्लैक बाइल होता है उन लोगों को बीमारी होती है, उन लोगों को फीवर होता है। इसको डिस्प्रूव किसने किया था? थर्मोमीटर से इसको डिस्प्रूव किया गया था जब हमने बॉडी का टेम्परेचर मेजर करना शुरू कर दिया था। एंड सबसे पहले किसने किया था? विलियम हार्वे ने किया था। उन्होंने ही आपकी ब्लड सर्कुलेशन के बारे में भी हमें बताया था। इस पूरे चैप्टर के अंदर हम दो चीज़ों के साथ डील करते हैं, वन विल बी योर इम्यूनिटी एंड द सेकंड वन विल बी योर डिजीजेस। तो देखिए ह्यूमन की हेल्थ किस तरीके से इफेक्ट हो सकती है। देयर आर लॉट ऑफ रीजंस, फॉर एग्जाम्पल जेनेटिक डिसऑर्डर, इन्फेक्शंस एंड द लाइफ स्टाइल। तो हेल्थ होती क्या है? हेल्थ इज बेसिकली स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड द सोशल वेलबींग। इट इंक्रीजेज लॉन्गिविटी एंड डिक्रीजेस मोर्टालिटी। जो आपके जीवन को बढ़ा देती है, आपकी लाइफ टाइम को बढ़ा देती है, बट जो हमारी डेथ रेट होती है उसको डिक्रीज कर देती है। और आपकी फिजिकल, मेंटल और सोशल जो है वो हेल्थ बहुत सही होनी चाहिए, तभी हम उसको, इंसान को हेल्दी बोलते हैं। क्या क्या डिजीज हो सकती हैं? तो देयर आर टू टाइप ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस डिजीज और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज। इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जो इजिली ट्रांसमिट हो जाती हैं, जैसे कि एड्स हो गया, कोल्ड हो गया। एंड नॉन इन्फेक्शियस डिजीज वो होती हैं जैसे कि कैंसर, जो इजीली एक दूसरे को स्प्रेड नहीं होती और इवन स्प्रेड ही नहीं होती हैं। इनके कॉज क्या हो सकते हैं? ऑर्गेनिजम्स को हम क्या बोलते हैं? पैथोजेंस बोलते हैं। तो पैथोजेंस क्या करते हैं? दे एंटर द होस्ट। फॉर एग्जाम्पल मैं एक होस्ट हूँ, मेरी बॉडी के अंदर अगर पैथोजन ने एंट्री किया तो वो क्या करेगा? दे हैव टू अडॉप्ट एनवायरमेंट विद इन होस्ट। वो मेरी सारी मशीनरी को हैक करके क्या कर लेगा? मुझसे अपने प्रोटीन बनवाना शुरू कर देगा और मेरे एनवायरमेंट को अडॉप्ट कर लेगा, जिसकी वजह से हम बोल सकते हैं कि मेरे पीएच लेवल के अकॉर्डिंग वो अपनी पीएच को सेट कर लेता है और हमें बीमारियां हो जाती हैं। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज के साथ, दैट इज योर इम्यूनिटी। पहले हम इम्यूनिटी की बात करेंगे। तो जब हम इम्यूनिटी की बात कर रहे हैं, एबिलिटी ऑफ द होस्ट टू फाइट डिजीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कन्फर्ड बाय इम्यून सिस्टम। इन इम्यूनिटी क्या होती है? दो तरीके की होती है, एक इनेट इम्यूनिटी, वन इज एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो जब आप किसी से फाइट करते हो इन्फेक्शियस एजेंट से, तो हम क्या बोलते हैं कि इम्यूनिटी जनरेट हो गई है। इनेट इम्यूनिटी वो होती है जो आपको बाय बर्थ मिलती है। इट इज नॉन स्पेसिफिक, हर एक पैथोजन के लिए सेम रहेगी, कोई स्पेसिफिसिटी यहाँ पे नहीं होती है, एंड इट प्रेजेंट फ्रॉम द बर्थ। एक्वायर्ड इम्यूनिटी वो होती है जो पैथोजन स्पेसिफिक होती है, एंड इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय द मेमोरी। एक बार जो पैथोजन एंट्री कर गया उसकी मेमोरी आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हो जाती है और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्वायर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। व्हाट इज इनेट इम्यूनिटी? इनेट इम्यूनिटी आपकी तीन से चार कैटेगरी में डिवाइड की जाती है। फिजिकल बैरियर, फॉर एग्जाम्पल स्किन, म्यूकस कोटिंग ऑन एपिथेलियम लाइनिंग ऑफ वेरियस डक्ट। जितनी भी आपकी बॉडी में डक्ट्स हैं उनके ऊपर एक कोटिंग मिल जाएगी आपको म्यूकस की, या फिर आपकी जो स्किन होती है वो पहला बैरियर माना जाता है। यहाँ से पैथोजन डायरेक्टली एंट्री नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो पहली लाइन क्रॉस करनी पड़ती है, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसको बोला जाता है। फिजियोलॉजिकल बैरियर क्या है? एसिड इन द स्टमक, सलाइवा इन माउथ एंड टीयर फ्रॉम आईज। सेल्युलर बैरियर्स आर ल्यूकोसाइट, फॉर एग्जांपल आपकी डब्ल्यूबीसीज हो गई, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर ल्यूकोसाइट पीएमएनएल जिनको बोलते हैं, मोनोसाइट्स हो गई, नेचुरल किलर सेल्स हो गई। साइटोकाइन बैरियर्स जो होते हैं ये होते हैं इंटरफेरोन्स। ये हमें वार्निंग सिग्नल्स देते हैं। अगर एक सेल में कोई आपका पैथोजन एंट्री कर गया तो ये कुछ सिग्नल्स रिलीज करते हैं जिनको साइटोकाइंस बोलते हैं, फॉर एग्जांपल इंटरफेरोन। और ये सिग्नल आगे जाकर के दूसरी सेल को क्या करते हैं? बता देते हैं कि कोई इन्फेक्शियस एजेंट एंट्री कर गया है तो अपनी प्रोटेक्शन कर लो। प्रोटीन्स सिक्रेटेड बाय वायरस इन्फेक्टेड सेल टू प्रोटेक्ट द अनइफेक्टेड सेल। एक्वायर्ड इम्यूनिटी की बात करें तो ये स्पेसिफिक नहीं होती है और ये बर्थ के बाद हम एक्वायर करते हैं। अगर हम इसके वाई ग्राफ एक्स एक्सिस पे देखते हैं तो टाइम लिखेंगे, और वाई एक्सिस पे लिखते हैं तो हम बोलेंगे कंसंट्रेशन ऑफ एंटीबॉडी। तो देखिए अगर आप प्राइमरी रिस्पॉन्स की बात करते हैं तो प्राइमरी रिस्पॉन्स में हमारे पास जो IgM होती है उनका नंबर ज़्यादा होता है, और जो सेकेंडरी रिस्पॉन्स होता है उसमें हमारे पास IgG जो होती है वो ज़्यादा जल्दी बनती है। तो प्राइमरी रिस्पॉन्स यानी कि जब फर्स्ट टाइम पैथोजन का इनकाउंटर हुआ और उस इनिशियल एक्सपोजर में IgM ज़्यादा बनेगी, और फाइनल एक्सपोजर में जब आपके पास दोबारा से एंटीजन एनकाउंटर करता है तो आपके पास जो एंटीबॉडी बनती है उसको हम क्या बोलते हैं? IgG का अमाउंट ज़्यादा होता है। तो बॉडी हैज़ मेमोरी आफ्टर फर्स्ट एनकाउंटर।
पहले वाले पैथोजन के लिए आपकी बॉडी में क्या हो जाती है, मेमोरी बन जाती है। इम्यून रिस्पॉन्सेज आर कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ 2 टाइप ऑफ स्पेशल सेल्स, बी लिम्फोसाइट एंड टी लिम्फोसाइट, है ना। तो बी लिम्फोसाइट क्या होती है, दे प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज IgA, IgM, IgG। बी लिम्फोसाइट बेसिकली आपके पास एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती हैं, फॉर एग्जांपल IgA, IgM एंड IgG, एंड मीडिएट ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। ये क्या रिस्पॉन्स करती है, आपकी एंटीबॉडी आपके ब्लड के अंदर ट्रैवल करती रहती है और क्या जनरेट करती है, ह्यूमोरल इम्यून रिस्पॉन्स। लेकिन टी लिम्फोसाइट स्पेसिफिक होती हैं, ये क्या करती हैं, पहली बात तो ये हेल्प करती हैं बी लिम्फोसाइट की किस चीज़ में, एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करने में, और दूसरा काम क्या करती हैं, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी, जिसको हम CMIS भी बोल देते हैं। ये क्या होती है, इट इज़ इंपॉर्टेंट इन ग्राफ्ट और ट्रांसप्लांटिंग ऑर्गन। मान लीजिए 2 इंसानों में से किसी एक ने अपना क्या किया, एक डोनर है और एक रेसिपिएंट है, एक ने ऑर्गन लिया है किसी से, तो दूसरे वाले इंसान के पास जो रेसिपिएंट है वो उस ऑर्गन को रिजेक्ट करने की कैपेबिलिटी रखता है, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम उस ऑर्गन के अगेंस्ट जनरेट हो जाता है। उसको रोकने का काम, एक्चुअली उस ग्राफ्ट को रिजेक्ट करने का काम कौन करती है, टी लिम्फोसाइट ही करती हैं मेनली, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, उस इंसान को इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स दी जाती है, फॉर एग्जांपल साइक्लोस्पोरिन। एंटीबॉडीज की स्ट्रक्चर की बात करते हैं, विच आर जेनरेट अगेंस्ट टू द एंटीजन। एंटीजन को मारने के लिए एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन होता है। ये 4 पेप्टाइड की चेन होती है, आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, जिसमें से 2 लाइट चेन होती हैं, 2 हैवी चेन्स होती हैं, 2 स्मॉल लाइट चेन एंड 2 लॉन्ग हैवी चेन। रिप्रेजेंट करने का तरीका H2L2। एंड इसके पास क्या होती है, एंटीजन बाइंडिंग साइट होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, पैराटोप बोलते हैं, जो कहाँ पे होती है, आपके पास इन चेन्स के अंदर होती है। और एंटीजन जहाँ से आकर के जुड़ जाता है पैराटोप के साथ, एंटीजन के उस पार्ट को हम एपिटोप बोल देते हैं। तो एंटीजन बाइंडिंग साइट में 1 हैवी चेन होती है, 1 लाइट चेन होती है, जहाँ पे आपकी बाइंडिंग होगी। तो यहाँ पे आपके पैराटोप्स होते हैं, और जो एंटीजन आएगा तो इस एंटीजन का ये वाला पार्ट क्या होता है, एपिटोप होता है। इसके अलावा यहाँ पे जो लिंकेजेस आप देखोगे दोनों चेन के बीच में, तो अगर ये एक पूरी की पूरी हैवी चेन है, ये पूरी हैवी चेन है, दिस इज 1 लाइट चेन, एंड इसका जो अपर पोर्शन होता है, जो यहाँ पे पर्पल कलर में दिखाया गया, इट इज़ वेरिएबल इन वे, एंड ये जो आपके नीचे वाले दिख रहे हैं कॉन्स्टेंट होते हैं, राइट। ये वेरिएबल रीजन्स होते हैं यहाँ पे, और इनके बीच में आपस में डाइसल्फाइड बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं। चलिए अब आगे बात करते हैं, व्हाट इज अबाउट एक्टिव एंड पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जब आपके पास पैथोजन की एंट्री बॉडी में हो जाए, उसके बाद आपकी बॉडी जो इम्यूनिटी जनरेट करती है उसको हम एक्टिव इम्यूनिटी बोलते हैं। और पैसिव इम्यूनिटी वो होती है जो आपकी बॉडी में तब जनरेट होती है जब आप बेसिकली ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज डाल देते हो और एंटीजन बाद में आता है, उसको हम बोलते हैं पैसिव इम्यूनिटी। नेचुरल भी हो सकते हैं और एक्वायर्ड भी हो सकते हैं। एक्टिव इम्यूनिटी की बात करते हैं, व्हेन होस्ट इज एक्सपोज्ड टू एंटीजन, पहले आपका क्या होगा, एंटीजन दिया जाएगा, चाहे वो लिविंग फॉर्म में दो या फिर वो डेड फॉर्म में दो। अगर आप उसको लिविंग फॉर्म में दे रहे हो तो आपको उसको वीक करके देना होगा, इसको हम बोलते हैं एटीन्यूएटेड एंटीजन, राइट। उसको आप बॉडी में इंट्रोड्यूस करवाओ, और उसके अगेंस्ट क्या होती है, एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं, कहाँ पे, होस्ट की बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं। अब क्या हुआ, एंटीजन पहले आया, एंटीबॉडीज बाद में फॉर्म हुई है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिव इम्यूनिटी बोला जाता है। एंड दे आर स्लो एंड टेक टाइम फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज, क्लियर है। एंड देन आती है पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है, व्हेन रेडीमेड एंटीबॉडीज आर डायरेक्टली, तो ये हमारे पास पैसिव इम्यूनिटी होती है, जो क्या होती है, पहले ही एंटीबॉडीज आपकी बॉडी में आ जाती हैं, दे दी जाती हैं, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज। फॉर एग्जांपल किसी को स्नेक ने काट लिया, तो स्नेक के लिए आप ऑलरेडी प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज उसकी बॉडी में इंट्रोड्यूस करवा दोगे, और बाद में आपकी बॉडी खुद से जनरेट करना शुरू कर देगी एंटीबॉडीज को, इसीलिए उनको हम पैसिव इम्यूनिटी के अंदर रखते हैं। यहाँ पे अगर हम एक्टिव इम्यूनिटी में देखें तो एंटीबॉडीज बन रही हैं, अपने आप से बन रही हैं, क्योंकि एंटीजन एंट्री कर गया है, तो वो स्लो होगा और टेक टाइम फॉर इफेक्टिव रिस्पॉन्सेज। बट जो पैसिव इम्यूनिटी होती है, दे शोज फास्ट रिस्पॉन्स, फॉर एग्जाम्पल IgA in the colostrum और secretions of the body initial days of lactation। तो जो मदर फर्स्ट टाइम मिल्क देती है उसमें आपको एंटीबॉडीज मिल जाती हैं IgA, और वो येलोइश कलर का होता है, उसको कोलेस्ट्रम बोला जाता है। दे आर द प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज एंड दे कम्स अंडर द नेचुरल इम्यूनिटी, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी, राइट। वैक्सीनेशन का क्या मतलब होता है, वैक्सीनेशन जैसे कि अभी हमने कोरोना में भी वैक्सीनेशन करवाया था, तो वैक्सीनेशन में एक्चुअली हम क्या डालते हैं, हम एक सीरम डालते हैं या एक एंटीजन डालते हैं जो उसकी वीक फॉर्म में होता है, या फिर वो उसकी सबसे ज़्यादा मतलब मान लीजिए डेड फॉर्म के अंदर होता है, और उसकी
अकॉर्डिंग जब वो हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो हमारी बॉडी को समझ आता है कि कोई फॉरेन पार्टिकल आया है, और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट क्या जनरेट करना शुरू कर देती है, एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू कर देती है, ताकि उस एंटीजन को हम किल कर सकें। साथ में वो मेमोरी भी जनरेट कर लेती है, ताकि इन फ्यूचर अगर सेम एंटीजन आपकी बॉडी में दोबारा इनकाउंटर करता है तो वो उसको खत्म कर सके। तो वैक्सीनेशन का मतलब यही होता है कि आपने इसको मेमोरी आपकी बॉडी के अंदर आपको क्रिएट करनी होती है। तो इट इज़ बेस्ड ऑन द मेमोरी ऑफ द इम्यून सिस्टम, एंड इनएक्टिवेटेड और वीकेंड पैथोजेंस आर इंट्रोड्यूस्ड इन द बॉडी, and antibodies are produced in the body in response to that kind of antigen. What are passive immunization? If a person is infected by a deadly microbe, quick immune response is required, right? अगर किसी को तुरंत रिक्वायर्ड, कुछ लोगों को कोई डेडली माइक्रोब की वजह से वो इन्फेक्ट हो जाते हैं, तो हमें उसमें क्विक रिस्पॉन्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऐसे में आप प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडीज ऑलरेडी दे सकते हैं, जैसे कि टेटनस या स्नेक बाइट्स में हम दे सकते हैं, एंटीवेनम हम दे सकते हैं, राइट। और अगर पैसिव इम्यूनाइजेशन में एक्चुअली हमने क्या किया, प्री फॉर्म्ड एंटीबॉडी को ऑलरेडी पहले ही दे दिया है। आरडीएनए टेक्नोलॉजी भी हमें हेल्प करती है प्रोडक्शन ऑफ एंटीजेनिक पॉलीपेप्टाइड विद द हेल्प ऑफ बैक्टीरिया, यीस्ट। फॉर एग्जांपल हेपेटाइटिस बी वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम यीस्ट, एंड दिस इज मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस ऑफ नीट, दैट जो हेपेटाइटिस बी है वैक्सीन वो कहाँ प्रोड्यूस की जाती है, दैट इज प्रोड्यूस इनसाइड द यीस्ट, एंड यीस्ट इसके लिए होस्ट माना गया है। तो बेसिकली हम इसमें कल्चर ही करवाते हैं, अपनी रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी को यूज़ करके हम अपनी जो वायरसेस हैं या जो भी हमारे पैथोजेंस हैं उनकी एंटीजेनिक प्रॉपर्टी को वहाँ पे कल्चर कर लेते हैं और उनके अगेंस्ट एंटीबॉडी प्रिपेयर कर लेते हैं। वैक्सीन इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ईस्ट। कौन सी वैक्सीन? हेपेटाइटिस बी। व्हाट इज एलर्जीज? एलर्जीज आर वेरी कॉमन, एंड वी नो दैट एलर्जीज जो होती हैं वो एनाफाइलेक्टिक शॉक तक लीड कर सकती हैं। तो एलर्जीज क्या है? दीज आर द एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम टू एंटीजेंस इन द एनवायरमेंट, फॉर एग्जाम्पल डस्ट एंड पोलन एटसेट्रा। तो जब कोई ऐसा एलर्जन हमारी बॉडी में एंट्री करता है जिससे हमें एलर्जी होती है, उसको हम एलर्जन बोलते हैं, तो उसकी वजह से हमारी बॉडी क्या करती है, एक बहुत ही ज़्यादा इम्यून रिस्पॉन्स एकदम से जनरेट कर देती है, उसको हम बोलते हैं एग्जीग्रेटेड रिस्पॉन्स ऑफ इम्यून सिस्टम। एंड ये क्या होता है, टू एलर्जीज इन द एनवायरमेंट। कोई भी एलर्जीज हो सकती है, जैसे डस्ट हो गया, पॉलन ग्रेन्स हो गया, कुछ फाइबर्स हो गए, कॉटन के फाइबर्स हो गए, या जैसे अभी हम बोलते हैं कि पराली वगैरह ये भी डस्ट में आती है। तो इन सब की वजह से कुछ लोगों को फूड से एलर्जी होती है, कुछ लोगों को एग से एलर्जी होती है। तो वो जब हमारी बॉडी के अंदर जाती है तो हमें एनाफाइलेक्टिक शॉक आ सकता है अगर आप उससे बहुत ज़्यादा ही एलर्जिक हो, ठीक है। तो यहाँ पे होती क्या है, हमारी जब एलर्जी यानी कोई ऐसा एलर्जन एंट्री करता है तो हमारी बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज़ जो हैं वो IgE टाइप की एंटीबॉडीज़ एंट्री करने लग जाती हैं, घूमने लग जाती हैं ब्लड के अंदर। एंड इसके सिम्टम क्या होते हैं, आपको छींक आने लगती है, स्नीजिंग होती है, आई से वाटरी हो जाती है, रनिंग नोज हो जाती है। इसका रीज़न क्या हो सकता है, जब भी हमारी बॉडी में जो एलर्जन आया है वो हमारी मास्ट सेल को एक्टिवेट कर देता है। पहले हमारी मास्ट सेल जो कि WBC की फॉर्म है वो सेंसिटाइज्ड नहीं होती, बट जैसे ही कोई एलर्जन एंट्री करता है तो हमारी जो मास्ट सेल होती है वो सेंसिटाइज्ड हो जाती है, और वो बदले में क्या रिलीज़ करती है, हिस्टामिन रिलीज़ करती है, एंड सेरोटोनिन ऑल्सो रिलीज़ करती है। कहाँ से? मास्ट सेल से। और वो क्या कर देते हैं, वो रिस्पॉन्स को और ज़्यादा जनरेट कर देते हैं, स्वेलिंग कॉज कर देते हैं, वहाँ पे रेडनेस कॉज कर देते हैं, हीट सेंसेशन हमें फील होने लगती है, बर्निंग सेंसेशन हमें फील होती है। तो एलर्जी के हमें सिम्टम्स आते हैं, जो हमारा ब्रोंकस है वो कॉन्स्ट्रिक्ट होने लग जाता है। तो अस्थमा जैसे जो पेशेंट होते हैं उनमें ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शंस होने लग जाते हैं एलर्जी की वजह से। ड्रग्स की बात करें तो हम क्या ले सकते हैं, वी कैन टेक एंटीहिस्टामिन्स, फॉर एग्जांपल लेवोसिट्राजिन इज़ वेरी कॉमन दिस डेज, एंड एंटीहिस्टामिन की फॉर्म में आप उसको ले सकते हो। उसके अलावा हम एड्रेनलिन एंड स्टेरॉइड्स ले सकते हैं अपने सिम्टम्स को कम करने के लिए, करेक्ट। अब आ जाइए व्हाट इज ऑटो इम्यूनिटी। जब हमारी बॉडी में हमारी इम्यूनिटी हमारे ही अगेंस्ट काम करने लगती है तो हम उसको बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। ऐसा क्यों होता है? देयर आर सम जेनेटिक रीजन्स, बट देर आर लॉट ऑफ अननोन रीजन्स ऑल्सो, एंड बॉडी टेंड्स टू अटैक इट सेल्फ। बॉडी जो होती है हमारी खुद की सेल्स पे, जो हमारी इम्यून सेल्स हैं उन पे अटैक करने लग जाती है, हमारी इम्यूनिटी गिरने लग जाती है। इसको हम बोलते हैं ऑटो इम्यूनिटी। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे एक एग्जाम्पल आ जाता है, जैसे रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, SLE हो गया, सिस्टमिक ल्यूपस इरिथ्रोसिटिक हो गया, एंड उसके अलावा हमें और भी एग्जाम्पल देखने को मिल जाते हैं, जैसे क्रॉनिक अनीमिया हो गया या फिर क्रॉनिक जॉन्डिस हो गया। तो ये सारे भी क्या होते हैं, ऑटो इम्यूनिटी की वजह से ही होते हैं। Now what is the immune system of the body? We have different kind of organs, we have different kind of tissues, and we have different kind of cells which are responsible for the immunity of our body. So first of all lymphoid organ की हम बात करते हैं, we have two different kind of lymphoid organ. One is primary lymphoid organ, second one is secondary lymphoid organ. Primary lymphoid organ वो होते हैं जहाँ पे आपकी जो WBCs हैं या जो भी आपकी हेमाटोपोइटिक सेल्स होती हैं वो सारी की सारी फॉर्म होती हैं और वो वहाँ पे मेच्योर होती हैं, बट दे आर नॉट एनकाउंटर्ड विद
एनी काइंड ऑफ एंटीजन, करेक्ट। तो इसीलिए हम बोल सकते हैं कि लिम्फॉइड ऑर्गन में आपकी दो ही चीज़ें आती हैं, वन इज योर बोन मैरो एंड द सेकंड वन इज योर थाइमस। बोन मैरो एंड थाइमस बोथ आर द ऑर्गन which are responsible for formation of different kind of cells which are responsible for formation of lymphocytes and even RBCs or platelets. So क्या करती हैं ये, these are the bone marrow and thymus and immature lymphocyte differentiate into antigen sensitive lymphocyte. अभी मैंने आपको कहा कि यहाँ पे एनकाउंटर नहीं होता है किसी एंटीजन से, तो वो अभी तक अपने फेट को डिसाइड नहीं कर पाई हैं लिम्फोसाइट, वो सिर्फ बोन मैरो और थाइमस में क्या हुई हैं, जनरेट हुई हैं, मेच्योर हुई हैं, बट दे आर नॉट गोइंग टू प्रोलिफरेट इनटू द प्राइमरी ऑर्गन, दे आर गोइंग फॉर proliferation into the secondary organ, that is your lymphoid organ. For example, include spleen, lymph nodes, tonsils, Peyer's patches which are present in small intestine and appendix. ठीक है, तो ये हमारा प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन है, ये हमारे सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन है। प्राइमरी लिम्फोइड ऑर्गन में चीज़ें जो सेल्स हैं वो बनती हैं, वो मैच्योर होती हैं, बट उनका जो एनकाउंटर होता है एंटीजन से वो सेकेंडरी लिम्फोइड ऑर्गन के अंदर होता है। बोन मैरो क्या है, ब्लड सेल्स एंड लिम्फोसाइट यहाँ पे प्रोड्यूस्ड होती हैं। थाइमस क्या है, it is present near your trachea or we can say at the chest region and it is large in size at the time of birth, but जैसे जैसे आपकी एज होने लगती है वैसे वैसे ये घटना शुरू हो जाता है। लिखा भी है दैट लार्ज एट द टाइम ऑफ बर्थ बट रिड्यूस्ड इन साइज विद एज। तो ये हमारा नीट का क्वेश्चन रह चुका है। स्प्लीन की बात कर लेते हैं, तो स्प्लीन क्या करती है, इट कंटेन्स लिम्फोसाइट, फैगोसाइट्स, ट्रैप्स ब्लड बॉर्न माइक्रोब, ब्लड के अंदर जितने भी माइक्रोब पैदा होते हैं उन सबको क्या कर देती है, ट्रैप कर देती है। एंड लार्ज रिजर्वियर फॉर इरिथ्रोसाइट्स, इरिथ्रोसाइट्स के लिए लार्ज रिजर्वोयर की तरह काम करती हैं। मतलब कि इरिथ्रोसाइट आरबीसी को रखती है, जब ज़रूरत हो, इमरजेंसी होती है, आरबीसी को बनाती भी हैं, ध्यान रखना। इट इज़ ग्रेवयार्ड फॉर द आरबीसीज बट इट ऑल्सो फॉर्म आरबीसी ऑन रिक्वायरमेंट। लिम्फोइड टिश्यू एसोसिएटेड विद द लाइनिंग ऑफ मेजर ट्रैक्ट, उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम माल्ट बोलते हैं, दैट इज म्यूकोसा एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, जो हमारे पूरे के पूरे लिम्फोइड ऑर्गन का एटलीस्ट 50% जो है वो बना रहा है माल्ट, म्यूकोसल एसोसिएटेड लिम्फोइड टिश्यू, और ये पूछा जा चुका है। थाइमस की पोजीशन आप यहाँ पे देख सकते हो, दिस इज योर थाइमस नियर द लंग्स और वेंट्रल टू द ट्रैकिया। ये हमारा क्या होता है, थाइमस होता है, हार्ट के पास होता है बिल्कुल, ठीक है। एंड दिस इज योर बोन मैरो जिसमें हमारा फैटी टिश्यू भरा हुआ है। चलिए उसके बाद हम बात करते हैं नेक्स्ट, दिस इज योर एक्वायर्ड इम्यूनिटी एंड दिस इज योर एड्स, दैट इज एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, जो हमारा एक वायरल डिजीज है। एंड अगर हम एड्स की बात करें तो इट्स रिपोर्टेड इन 1981, सबसे पहले 1981 में रिपोर्ट किया गया था। एंड इट कॉज्ड बाय HIV, ह्यूमन immunodeficiency virus, which is a member of retroviruses. Retroviruses are those viruses which have genetic material in the form of RNA. इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, क्या लैग पीरियड है इसका, यूजुअली 5 से 10 साल तक ये हमें कोई इन्फेक्शन हो सकता है शो ना करे। तो इन्फेक्शन और अपीयरेंस, जो हमें फर्स्ट सिम्टम अपीयर होता है और जो इन्फेक्शन जब ये एंट्री करता है बॉडी के अंदर, तब से लेकर के तब तक जब तक कोई फर्स्ट सिम्टम हमें अपीयर होता है, उस पीरियड को हम विंडो पीरियड कहते हैं, उसको हम लैग पीरियड भी बोलते हैं, जो कि करीबन 5 से 10 साल का भी हो सकता है। ट्रांसमिशन क्या क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्शुअल कॉन्टैक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन, ये सबसे बड़ा रीज़न इसका माना गया है। एंड उसके अलावा कॉन्टामिनेटेड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, अगर आप लोग सिरिंजेस यूज़ करते हो विच आर इन्फेक्टेड ऑल्सो, तो उनकी वजह से भी एड्स जो है वो क्या हो सकता है, स्प्रेड होता है। शेयरिंग इन्फेक्टेड नीडल्स फ्रॉम मदर टू चाइल्ड, अगर मदर को एड्स है तो उसके बच्चे में भी एड्स हो सकता है, क्योंकि ये जो वायरस है एड्स का वायरस, इट कैन क्रॉस द प्लेसेंटा एंड इट कैन रीच अप टू द बेबी, तो इसीलिए हम बोलते हैं मदर से बच्चे में भी एड्स हो सकता है। जो लोग ड्रग्स लेते हैं इंट्रावेनसली, वो एक दूसरे की इन्फेक्टेड सिरिंजेस को यूज़ करते हैं, उसकी वजह से भी उन लोगों को एड्स हो सकता है। कैसे इसकी पैथोजेनिसिटी कॉज होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो ये रेट्रोवायरस है, जो HIV वायरस है, ये एंटर करता है पर्सन की बॉडी के अंदर, वहाँ पे ये एंट्री करता है मैक्रोफाज के अंदर, क्योंकि जो हमारा HIV है उसकी सिर्फ 2 ही सेल्स हैं जिनको वो इन्फेक्ट करता है, या तो वो मैक्रोफाज है या फिर वो T हेल्पर सेल्स हैं। मैक्रोफाज में वो रहना शुरू कर देता है, इसलिए मैक्रोफाज को हम फैक्ट्री ऑफ HIV भी बोल सकते हैं। और जो हमारा T4 सेल्स हैं उसको वो जाकर के किल कर देता है। तो जितनी ज़्यादा T4 साइट T हेल्पर सेल्स कम होती चली जाएंगी, उतनी ही ज़्यादा हमारी इम्यूनिटी कमज़ोर होती चली जाएगी। नॉर्मल इंसान के अंदर
जो टी लिम्फोसाइट का काउंट होता है, टी हेल्पर लिम्फोसाइट का जो काउंट होता है वो होता है हमारा मोर देन 1200 मिलीमीटर पर क्यूब, राइट। बट अगर हम इन्फेक्टेड पर्सन की बात करते हैं तो उसके अंदर ये होता है लेस देन 200 मिलीमीटर पर क्यूब। तो देखिए कितनी ज़्यादा टी लिम्फोसाइट जो है हमारी ख़त्म हो गई है इसकी वजह से, इसीलिए इम्यूनिटी डाउन चली जाती है। इंसान एड्स से नहीं मरता, बल्कि उसकी वजह से जो अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हमें होते हैं उनकी वजह से इंसान की डेथ हो जाती है। बेसिकली जब मैक्रोफाज के अंदर ये एंट्री करता है तो वहाँ पे जो आरएनए, जो वायरस का आरएनए है वो क्या करता है, वो अपना एक एंजाइम जिसको हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज कहते हैं, उस एंजाइम की हेल्प से अपने आरएनए को सीडीएनए में कन्वर्ट कर लेता है, कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए बनवा देता है। और उस कॉम्प्लीमेंट्री डीएनए को, जो कि वायरल का डीएनए है, वायरस का डीएनए है, उस वायरल डीएनए को इनकॉर्पोरेट कर देता है इनटू द ह्यूमन मैक्रोफाजिस न्यूक्लियस। वहाँ पे जो हमारा डीएनए रखा हुआ है उसको इन्फेक्ट कर देता है। अब ये कहाँ एंट्री करता है, उसके बाद इसका एक दूसरा मोड भी है। यहाँ पे मैंने क्या कहा कि अगर ये इस तरीके से एंट्री करेगा तो ये पूरी मशीनरी को हैक कर लेगा और उस मशीनरी का यूज़ करेगा अपनी प्रोटीन्स बनवाने के लिए, अपने कैप्सिड्स बनवाने के लिए, अपना जेनेटिक मटेरियल बनाने के लिए, और न्यू वायरल पार्टिकल यहाँ पे बनना शुरू हो जाते हैं। पैकेजिंग उनकी स्टार्ट हो जाती है। जब हमें रिक्वायरमेंट होती है या फिर जब हमारी बॉडी एक्सप्लोर करती है, वो सेल जब फट जाती है, मैक्रोफाज फट जाती है, तो नंबर ऑफ वायरसेस वहाँ से बाहर आते हैं और इन्फेक्शन को तेज कर देते हैं। लेकिन टी हेल्पर सेल में जब डायरेक्टली जाती है तो उसको डायरेक्टली किल कर देती है। इट ऑल्सो एंटर्स टी हेल्पर सेल एंड प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस। प्रोजेनी के वायरसेस वहाँ पे ये बनाती है। ओके मतलब कि वहाँ पे ये लाइटिक साइकिल को चलाती है, लाइसोजेनिक साइकिल को रन नहीं करती। लाइसोजेनिक साइकिल यहाँ पे रन होती है, लाइटिक साइकिल यहाँ पे रन करती है। इट प्रोड्यूसेस प्रोजेनी वायरसेस, बहुत सारे वायरसेस वहाँ पे बना देती है, जिसकी वजह से नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स डिक्रीजेस एंड कॉजिंग बाउट्स ऑफ फीवर। हमें फीवर आने लगता है, डायरिया होने लगता है, वेट लॉस होने लग जाता है, इस इंसान का स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है, उसको रात के टाइम पे टायर्डनेस फील होने लगती है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो जाता है, जो लिम्फ नोड्स हैं वो स्वोलन हो जाती हैं, फूल जाती हैं। तो ये सारे काम कब होते हैं, जब इंसान के अंदर टी हेल्पर सेल्स का नंबर कम हो गया हो। नंबर ऑफ टी हेल्पर सेल्स डिक्रीजेस कॉजिंग बाउट्स ऑफ फीवर, डायरिया, वेट लॉस, पर्सन्स गेट प्रॉन टू मोर इन्फेक्शंस। आप इसके लिए कुछ स्क्रीनिंग टेस्ट कर सकते हैं एंड कुछ कंफर्मेटरी टेस्ट होते हैं। स्क्रीनिंग टेस्ट के लिए हम एलाइजा के पास जा सकते हैं, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एचे टेस्ट, इसको हम डायग्नोस्टिक टेस्ट भी बोलते हैं, बट इट इज़ नॉट अ कंफर्मेटरी टेस्ट। फॉर द कंफर्मेशन ऑफ एड्स यू हैव टू गो फॉर वेस्टर्न ब्लॉटिंग। वेस्टर्न ब्लॉटिंग एक ऐसा टेस्ट होता है जो हमें कंफर्म करता है कि इंसान को एड्स है या नहीं है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर एड्स। नाउ टॉक अबाउट कैंसर। कैंसर की अगर बात करते हैं तो हमारी बॉडी के अंदर जब हर सेल्स का एक पर्टिकुलर सेल साइज होता है और फिर वो सेल डिवाइड करती है, जब वो ग्रो कर जाती है, ग्रो करने के बाद सेल डिवाइड करती है एंड ये चक्कर चलता रहता है, ये साइकिल चलता रहता है और फाइनली आपकी सेल की डेथ हो जाती है, जिसका एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड होता है। इसको हम नेचुरल डेथ बोलते हैं और इसी को हम एपोप्टोसिस भी बोलते हैं। बट देयर आर सम प्रॉब्लम्स इन योर सेल सिग्नलिंग। अगर सेल के सिग्नल्स में कोई प्रॉब्लम्स आ जाए तो आपकी सेल ग्रो करती रहेगी, अब नॉर्मल ग्रोथ शो करने लग जाएगी। जो आपकी नॉर्मल सेल्स हैं उनको खाना शुरू कर देगी, उनको उनके पास से जितना भी न्यूट्रिशन है उसको गेन करना शुरू कर देगी, तो आपकी नॉर्मल सेल मरने लग जाएंगी और जो एबनॉर्मल सेल्स हैं वो बहुत ज़्यादा ग्रो करेंगी और जिसकी वजह से वहाँ पे ट्यूमर का फॉर्मेशन होगा, जो कि फाइनली कैंसर को लीड कर सकता है। तो चलिए पढ़ लेते हैं। हमारी बॉडी के अंदर सेल की ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन जो है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल्ड है जब आप सेल साइकिल की बात करते हो। बट कैंसर सेल में जब जिन सेल्स में कैंसर होता है उनमें ये रेगुलेटरी मैकेनिज्म जो होते हैं ब्रेक हो जाते हैं। जैसे G1 से S में जब एंट्री कर रहे हो, S से G2 में जब एंट्री कर रहे हो, G2 से M में जब एंट्री कर रहे हो, तो वहाँ पे देयर आर सम चेक पॉइंट्स, राइट। वो चेक पॉइंट क्या होते हैं, खत्म हो जाते हैं कैंसर के अंदर। कैंसर सेल्स जो होती है उनके पास एक प्रॉपर्टी होती है कि जिसको हम बोलते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन। कैंसर सेल उस प्रॉपर्टी को खो देती हैं। अब हमारे पास अगर कोई सेल्स हैं तो वो सेल्स एक दूसरे के टच में आने के बाद उनको फील हो जाता है कि अब और ग्रो नहीं करना है, क्योंकि हमारे आसपास सराउंडिंग में ऑलरेडी सेल्स हैं। बट जो कैंसर सेल्स होती हैं उनके पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती, वो खत्म कर देते हैं कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी। तो उन्हें कभी पता ही नहीं चल पाता कि हाँ यहाँ पे हमें क्या था, कि यहाँ पे कॉन्टैक्ट इनहिबिशन जो है यहाँ पे क्या होगा, प्रॉब्लम होगी और आपको रोकना है ना। तो कॉन्टैक्ट इनहिबिशन होता ही नहीं, तो पता ही नहीं चलता सेल को, तो नॉर्मल सेल्स को खाना शुरू कर देती है और वहाँ पे ट्यूमर सा बन जाता है। ट्यूमर दो तरीके के होते हैं, बेनाइन ट्यूमर एंड द मैलिग्नेंट ट्यूमर। मैलिग्नेंट ट्यूमर को हम नियोप्लास्टिक सेल्स भी बोलते हैं। इन दोनों ट्यूमर्स के अंदर जो सेल्स होते हैं उनकी प्रॉपर्टी थोड़ी थोड़ी अलग होती है। बेनाइन ट्यूमर जो होता है वो कैप्सुलेटेड होता है, एक शीथ के अंदर रहता है, उसके चारों तरफ एक कवर होता है और उसके अंदर अंदर वो ट्यूमर रहेगा। वो किसी पर्टिकुलर टिश्यू का ट्यूमर हो सकता है एंड वो ट्यूमर इतना खतरनाक नहीं होता है, राइट। टाइम के साथ उसमें पेन हो सकता है बट वो इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं होता। बट डॉक्टर से कंफर्म करना ये ज़रूरी रहता है कि बेनाइन ट्यूमर है, मैलिग्नेंट ट्यूमर है, उसके बाद ही डॉक्टर आपको बता पाते हैं।
बेनाइन ट्यूमर की बात करें तो इट रिमेन कन्फाइंड टू द ओरिजिनल लोकेशन, वो जहाँ पे हुआ है वहीं पे वो रहेगा। बट अगर हम मैलिग्नेंट ट्यूमर की बात करते हैं तो न्यूप्लास्टिक सेल्स ये डिवाइड करती हैं, ग्रो करती हैं, रीच द डिस्टेंट साइड विद द ब्लड के थ्रू ये एक जगह से दूसरी जगह पे ये सेल्स पहुंच जाती हैं और ये नॉर्मली ग्रो करती हैं। कैंसर सेल में कॉन्टैक्ट इनहिबिशन की प्रॉपर्टी नहीं होती। यहाँ के ट्यूमर सप्रेसर जीन खराब हो चुके होते हैं, यहाँ के उनको जीन बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं। इसी वजह से ये सेल्स क्या होती हैं, ये सेल्स कैंसर कॉज करने वाली होती हैं। और ये जब माइग्रेट करती हैं वाया ब्लड के थ्रू जब ये कैंसर सेल्स मूव कर रही होती है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, इट इज़ कॉल्ड एज मेटास्टेसिस। मेटास्टेसिस क्या होती है, माइग्रेशन ऑफ द कैंसर सेल्स इनटू द ब्लड वेसल्स इज नोन एज मेटास्टेसिस। क्या क्या कॉज हो सकते हैं, देयर आर सम कार्सिनोजन, देयर आर सम एजेंट व्हिच कैन कॉज द कैंसर, फॉर एग्जांपल आयनाइजिंग रेडिएशन दैट इज एक्स रेज एंड गामा रेज, एंड नॉन आयनाइजिंग रेडिएशन फॉर एग्जांपल यूवी रेज। एंड कैंसर कोजिंग वायरसेस भी होते हैं, जैसे कि ऑन्कोजीन वायरसेस। ये ऑन्कोजीन वायरसेस क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं। फॉर एग्जांपल ह्यूमन पैपिलोमा वायरस या जेनाइटल हर्पीज वायरस, ये जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं तो हमारी बॉडी में हर सेल के अंदर जो जीन्स हैं, क्रोमोसोम्स हैं, उनके ऊपर जो जीन है उनमें प्रोटो ऑन्कोजीन ऑलरेडी होते हैं जो कि इनएक्टिव स्टेट में होते हैं, बट ये उनको एक्टिव कर देते हैं जा करके और कैंसर हो जाता है। तो ये भी एक खराब हमारे पास एजेंट होते हैं। देर आर सम जीन्स, फॉर एग्जांपल सेल्यूलर ओन्कोजीन, जो प्रोटो ओन्कोजीन जो इनएक्टिव है, प्रोटो ओन्कोजीन इनएक्टिव जीन होते हैं जो कैंसर कर सकते हैं, उनको एक्टिवेट कर दिया जाता है। किसमें, ऑन्कोजीन्स में एक्टिवेट कर दिया जाता है और वो भी क्या बना देते हैं, लीड टू कैंसर ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेल्स। वो नॉर्मल सेल को कैंसर सेल्स में क्या कर देते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ टॉक अबाउट द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकते हैं, आप सर्जरी के लिए जा सकते हैं, यू कैन गो फॉर द रेडिएशन जिसको हम रेडियोथेरेपी बोलते हैं। हम कीमोथेरेपी भी करा सकते हैं, कीमोथेरेपी के लॉट ऑफ साइड इफेक्ट्स आर देयर, एंड इम्यूनोथेरेपी भी करा सकते हैं विच इज़ वेरी कॉमन दीज डेज। एंड इसमें हम अल्फा इंटरफेरोन्स वगैरह यूज़ कर लेते हैं ताकि हम ट्यूमर को डिस्ट्रॉय कर सके। बट ध्यान रखिएगा, जो भी थेरेपीज होंगी उनसे वीकनेस बहुत ज़्यादा आती है और हो सकता है आपकी बॉडी में साइड इफेक्ट्स उसके शो होने लगे। एंड प्लस ये चीज़ होती है कि रेडियोथेरेपी, जैसे अगर हम एक्सरेज वगैरह दे रहे हैं ख़त्म करने के लिए, तो एक्सरेज का एक पर्टिकुलर अमाउंट होना चाहिए, ज़्यादा नहीं होना चाहिए, उसकी वजह से भी प्रॉब्लम हो सकती है। डिटेक्शन की बात करते हैं, मतलब हमें पता है कैंसर है या नहीं, ये चीज़ हम पता कैसे करेंगे। तो देर आर लॉट ऑफ वेज अगर आपको पता करना है, जैसे हम जा करके अपने उस पर्टिकुलर टिश्यू की स्टडी करा सकते हैं डॉक्टर से। हम FNAC के लिए जा सकते हैं, फाइन नीडल एस्पायरेशन साइटोलॉजी जिसको हम बोलते हैं। उसमें आप एक की सीरिंज की थ्रू आपका जो सैंपल है वो निकाला जाता है। उसके अलावा हम बायोप्सी करा सकते हैं। बायोप्सी में क्या होता है, एक टुकड़ा कट कर लिया जाता है और बायोप्सी में बेसिकली हम एक टुकड़ा कट कर लेते हैं और उस टुकड़े को हम चेक कर लेते हैं। हम एक फ्लैश का एक टुकड़ा ले लेते हैं उस पर्टिकुलर ऑर्गन से। बट बायोप्सी थोड़ा सा आज के टाइम पे बायोप्सी गन के थ्रू की जाती है। आप रेडियोग्राफी के लिए जा सकते हैं, CT के लिए जा सकते हैं, MRI के लिए जा सकते हैं। CT स्कैन यानी कि कंप्यूटर टोमोग्राफी होती है, MRI होती है मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, और रेडियोग्राफी होती है जिसमें हम एक्सरेज वगैरह देते हैं जिसके थ्रू हमें पता लगता है। ध्यान रखिएगा, रेडियोग्राफी हमें 2D इमेज देती है किसी भी चीज़ की क्योंकि एक्सरेज से रिलेटेड है। CT हमें 3D इमेज देता है, MRI भी हमें 3D इमेज देता है। लेकिन CT और MRI में से जो सेफेस्ट मेथड है दैट इज MRI मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, क्योंकि यहाँ पे हम मैग्नेटिक फील्ड का यूज़ करते हैं। CT में भी हम एक्सरेज का ही यूज़ करते हैं, तो ये हमारे लिए सेफ नहीं है। बट ये दोनों हमें 3D इमेजेस दे सकते हैं, इसलिए ज़्यादा इफेक्टिव माने जाते हैं। बट सेफ जो है दैट इज़ वेयर MRI, और कई बार ये पूछा जा चुका है। तो ये था जो चीज़ें हमने की हैं, जो बहुत सारी चीज़ें हमारी रही। अब हम इसके बाद नेक्स्ट हमारा लास्ट टॉपिक बचा है इसमें, जिसकी हम बात करते हैं ड्रग्स। और कौन कौन से ड्रग्स की बात कर सकते हैं हम यहाँ पे। तो देखो, ड्रग्स में आप स्टार्ट करते हैं ओपोइड्स से। ड्रग्स को आप 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ड्रग को 2 कैटेगरी में डिवाइड करूंगी, मैं आपको एक पूरा चार्ट भी समझाऊंगी इसका अलग से। ड्रग्स को हम 2 कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, वन विल बी योर डिप्रेसेंट्स, सॉरी वन विल बी योर साइकोट्रॉपिक एंड वन विल बी योर साइकोडेलिक ड्रग्स। साइकोट्रॉपिक ड्रग वो होती हैं जो आपके मूड को चेंज कर देती हैं, और साइकोडेलिक ड्रग वो होती हैं जो हेल्यूसिनेशन कोज करती हैं, राइट। तो साइकोट्रॉपिक ड्रग में फर्दर हम कुछ कैटेगराइजेशन करते हैं, जैसे डिप्रेसेंट हो गया, या फिर हम उसको स्टिमुलेंट में कैटेगराइज कर सकते हैं। डिप्रेसेंट में हमारे पास सेडेटिव भी आते हैं, डिप्रेसेंट में हमारे पास ट्रैंक्विलाइजर्स भी आते हैं, डिप्रेसेंट में हमारे पास ओपोइड्स भी आते हैं। स्टिमुलेंट एक ऐसी कैटेगरी है जो आपकी बॉडी को स्टिमुलेट कर देती है, और जो साइकोडेलिक ड्रग्स होती हैं वो आपकी बॉडी में हेल्यूसिनोजन क्रिएट करती हैं। तो पहले हम बात कर लेते हैं ट्रैंक्विलाइजर्स की, विच इज़ अ डिप्रेसेंट एंड विच इज़ अ साइकोट्रॉपिक ड्रग एक्चुअली। तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं ये हमें कामनेस देते हैं, हमारी बॉडी को शांत करते हैं। अगर हम अग्रेसिव मोड के अंदर हैं, शांत करने के
अलावा ये हमारी बॉडी में ड्रोजीनेस क्रिएट नहीं करते, मतलब हमें नींद नहीं आती है। तो जो ट्रैंक्विलाइजर्स हैं और जो हमारे सेडेटिव्स हैं उनमें मेजर फ़र्क यही है, दोनों के दोनों हमारी बिहेव को शांत कर सकते हैं, लेकिन एक में नींद आती है और एक में नींद नहीं आती। सेडेटिव्स में हमें नींद आ जाती है, ट्रैंक्विलाइजर्स में हमें नींद नहीं आती है। ट्रैंक्विलाइजर्स के कुछ एग्जांपल होते हैं, फॉर एग्जांपल बारबिट्यूरेट्स हो गया या फिर बेंजोडायजेपिन्स हो गया, जिसको हम वेलियम भी बोल देते हैं। तीसरा हमारे पास आता है ओपोइड्स। ओपोइड्स में हम डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें काउंट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओपोइड्स के अंदर हमारी मॉर्फिन आ सकती है। मॉर्फिन को अगर आप मिथाइलेटेड कर देते हो तो हमारा कोडीन बन जाता है, विच इज़ मेनली यूज इन कफ सिरप। एंड अगर हम मॉर्फिन का डाईएसिटाइलेशन कर देते हैं तो हमारे पास हेरोइन बन जाती है। हेरोइन का क्रूड हमारे पास स्मैक होता है, जिसको हम ब्राउन शुगर भी बोल देते हैं। तो बेसिकली आपको पता लगाना है कि हमें किससे क्या चीज़ मिलती है। तो अगर हम ओपोइड्स की बात करते हैं, सबसे पहले हम मॉर्फिन की बात कर लेते हैं। तो मॉर्फिन एक ऐसी ओपोइड्स या एक ऐसी ड्रग होती है जो पेन रिलीवर होती है, मतलब हमारी बॉडी में पेन को दूर कर देती है। जो लोग सर्जरी से आते हैं, जो पर्सन सर्जरी से आए हैं, उनको पेन किलर की फॉर्म में, जिनसे दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा, उनको मॉर्फिन डॉक्टर प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट इट इज़ एडिक्टिव इन नेचर, तो इसीलिए उसको एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में ही लिया जाता है। कहाँ से मिलती है हमें मॉर्फिन या ओपोइड्स, हमें कहाँ से मिलते हैं? They are obtained from the Papaver somniferum, from the latex of the Papaver somniferum, which is your poppy plant। वहाँ से हमें क्या मिलते हैं? ओपोइड्स मिल जाते हैं, करेक्ट। एंड इसके जो रिसेप्टर होते हैं, जो डायरेक्ट इंपैक्ट डालते हैं हमारी बॉडी पे, उसके रिसेप्टर कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? दे आर बाइंड टू द स्पेसिफिक ओपोइड रिसेप्टर इन CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द GI ट्रैक्ट। हेरोइन, जिसको मैंने क्या कहा, इट इज अ डाईएसिटाइल मॉर्फिन, इट इज कॉमनली नोन एज स्मैक, इसको स्मैक भी बोला जाता है। कैसी होती है? व्हाइट होती है, ऑर्डरलेस होती है, बिटर होती है, इसकी कोई सुगंध नहीं होती, खाने में टेस्टी नहीं होती, कड़वी होती है और वाइट कलर की होती है। पूरा का पूरा ओपोइड्स हम कहाँ से निकालते हैं, कहाँ से एक्सट्रैक्ट किया जाता है? फ्रॉम द लेटेक्स ऑफ द पोपी प्लांट, दैट इज पेपावर सोमिनिफेरम। एंड उसके अलावा ये करते क्या है काम ओपोइड्स? ये जो नॉट इवन ओपोइड्स, ये जो हमारी बॉडी के ड्रग्स हैं, जो डिप्रेसेंट होते हैं, ये हमारी बॉडी के फंक्शन को क्या कर देते हैं? स्लो डाउन कर देते हैं। और बेसिकली हमें जितने भी कोडीन वगैरह हो गया या फिर जो हमें हेरोइन्स हो गए, ये एसिटाइलेशन से मिलते हैं मॉर्फिन के। कोडीन को आप कफ सिरप में यूज कर सकते हो, ध्यान रखना कफ सिरप में हमें कोडीन दिया जाता है, बट इट इज नॉट एडिक्टिव इन नेचर, दैट्स व्हाई इट इज नॉट बैन्ड इन इंडिया। ये आपके पास स्ट्रक्चर है ओपोइड्स में, किसकी दिखा रखी है? ओपोइड्स की एग्जैक्टली। मॉर्फिन की भी आप इसमें बोल सकते हो, उसमें पेंटागनल और हेक्सागोनल रिंग्स आपको दिखाई देंगी। नाउ टॉक अबाउट द हेलुसिनोजन, जिसमें हम बात करते हैं कैनाबिनॉइड्स की। तो कैनाबिनॉइड्स जो लास्ट कैटेगरी है, विच इज़ योर साइकोडेलिक ड्रग्स, जो हमें हमारे परसेप्शन को चेंज कर देती हैं। तो कैनाबिनॉइड्स जो होते हैं ये हमें कहाँ से मिलते हैं? दे आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट कैनाबिस सटाइवा। एंड क्या करते हैं? दे इंट्रैक्ट कैनाबिस, इसके कैनाबिस के रिसेप्टर कहाँ होते हैं? ब्रेन के अंदर होते हैं। एंड इनका काम क्या होता है? ये हमारे कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को अफेक्ट करते हैं, हमारी हार्ट बीट तेज हो जाती है, एड्रेनलिन रश होने लग जाता है बॉडी के अंदर। हम जो चीज़ फील करना चाहते हैं या जो चीज़ रियलिटी में नहीं होती, हम उस चीज़ को महसूस करना शुरू कर देते हैं, हमें यूफोरिया हो जाता है, भ्रम पैदा हो जाते हैं, इल्यूजन्स होने लगते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमें कैनाबिनॉइड्स लेने से होती हैं। और ध्यान रखिएगा, इसमें हम फर्दर कुछ कैटेगरीज को डिवाइड कर लेते हैं, जैसे हमें मैरिजुआना या जिसको हम मैरिजुआना बोल देते हैं, हशीश, चरस, गांजा, ये सारे के सारे हमारे कैनाबिनॉइड्स होते हैं। मैरिजुआना जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है? कैनाबिस सटाइवा प्लांट के ड्राइड फ्लावर से मिल जाता है। जो हमारा गांजा होता है ये हमें फीमेल इन्फ्लोरेसेंस से मिल जाता है। जो हमारा भांग होती है वो हमें जो फ्रेश लीव्स होती हैं कैनाबिस की, उससे मिल जाती हैं। हशीश या चरस जो होता है ये हमें रेजिनस एक्सट्रैक्ट से मिल जाता है कैनाबिनॉइड्स के। जैसे हमें पॉपी प्लांट के लेटेक्स से क्या मिल रही थी? ओपोइड्स मिल रही थी, मॉर्फिन मिल रही थी, वैसे ही हमें कैनाबिस में हशीश या चरस, राइट, हशीश, चरस, गांजा, भांग, मैरिजुआना, ये सभी हमें कहाँ से मिल जाते हैं? अलग अलग फ्लावर के पार्ट से मिल जाते हैं, कैनाबिस के प्लांट से मिल जाते हैं। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट? कैनाबिनॉइड्स। कैनाबिनॉइड्स कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देते हैं, जिनमें आपको कुछ हेक्सागोनल और पेंटागोनल रिंग्स ही दिखाई देती हैं। ये किसको अफेक्ट करते हैं? दे अफेक्ट आर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। उसके अलावा हम स्टिमुलेंट की बात कर लेते हैं, विच इज अगेन अ साइकोट्रॉपिक ड्रग। और साइकोट्रॉपिक ड्रग में हमारी मेन होती है स्टिमुलेंट, जो हमारी बॉडी को स्टिमुलेट कर देते हैं, हमें मोर अलर्ट कर देते हैं। हम एग्जाम से पहले जब नर्वस होते हैं तो कुछ बच्चे, गलत चीज़ है, बिल्कुल गलत है, ड्रग्स इज अ रॉन्ग थिंग। आप इसका हमें बेसिकली क्या होता है? स्टार्टिंग में एडिक्शन होता है, फिर इस पे ऊपर है ना हमारी डिपेंडेंसी होती है और फाइनली इससे डेथ ही होनी होती है। तो ये गलत चीज़ है, बट स्टिल कुछ लोग इसमें क्या करते हैं? अपनी एक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए कुछ स्टिमुलेंट लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोका एल्केलॉइड, और जिसको हम कोकेन भी बोल देते हैं। ये हमें कहाँ से मिलता है? इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका। नीट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछ चुके हैं। इट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट एरिथ्रोजाइलम कोका एंड इट इज नेटिव टू साउथ अमेरिका। ध्यान रखिएगा, साउथ अमेरिका का नेटिव होता है ये प्लांट, हमें वहाँ से मिलता है।
कोका एल्केलॉइड जिसको कोकेन बोलते हैं, कोक बोलते हैं, क्रैक बोलते हैं, कॉमनली कॉल्ड एज कोक क्रैक, और इट इज़ यूजली स्नॉर्टेड, इसको हमेशा सूंघा जाता है ज़्यादातर। एंड कौन यूज़ करते हैं इसको? एथलेटिक पर्सन जो होते हैं, स्पोर्ट्स पर्सन जो होते हैं, वो इसको यूज़ कर लेते हैं। कहाँ एक्ट करता है? एक्ट ऑन द CNS एंड इट प्रोड्यूसेस सेंस ऑफ यूफोरिया, इंक्रीजिंग एनर्जी। अगर आप किसी भी कोकेन को ज़्यादा अमाउंट में ले लेते हो तो आपको ये हेलुसिनोजन प्रॉपर्टीज़ भी शो करने लग जाता है। एंड इट इज़ वेल नॉन प्लांट कौन सा है इसके अलावा जो हमें स्टिमुलेंट की तरह बिहेव करता है? नॉट इवन स्टिमुलेंट, जो हेलुसिनोजेनिक प्रॉपर्टी शो करते हैं, दे आर धतूरा एंड एट्रोपा बेलोडोना। Now, कुछ there are some extra points or notes. Barbiturates, amphetamines, and benzodiazepines help cope patients with mental illness and depression. They act as a medicines in reality actually. Amphetamines जो होती हैं stimulant होती हैं, they are super pill drug, और इनको हम सुपरमैन ड्रग भी बोल देते हैं, क्योंकि ये सुपरमैन पिल्स भी बोल देते हैं, क्योंकि हमारी बॉडी को बहुत तेज एक्टिव कर देती हैं। बेंजोडायजेपिन्स और बार्बिट्यूरेट्स क्या होते हैं? ये डिप्रेसेंट होते हैं, हमारी बॉडी को काम कर देते हैं, ट्रैंक्विलाइजर्स होते हैं एक्चुअली, और नींद तो नहीं आती बट हम शांत हो जाते हैं। तो जिन लोगों को एंजाइटी है, जो बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, डॉक्टर उनको ये प्रिस्क्राइब कर देते हैं, बट अपनी कंसिडरेशन के अंडर, रैंडम नहीं, कंसिडरेशन उनका होना चाहिए, राइट। उसके अलावा मॉर्फिन क्या है? इट इज़ अ सेडेटिव एंड पेन किलर, मैंने आपको बताया सर्जरी वाले लोगों को ये दिया जाता है। तंबाकू, ये किसके अंदर आता है? ओपोइड्स के अंदर आता है। टोबैको हैज़ बीन स्मोक्ड बाय पीपल फ्रॉम अ लॉन्ग टाइम, काफ़ी टाइम से लोग इसको पी रहे हैं। एंड इट कंटेन्स निकोटीन विच इज़ एन एल्केलॉइड एंड इट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्लांट निकोशियाना टोबैकम। निकोशियाना टोबैकम से हमें तंबाकू मिलता है, टोबैको मिलता है। निकोटीन क्या करता है? इट स्टिमुलेट एड्रीनल ग्लैंड, जिसकी वजह से हमारा BP इंक्रीज हो जाता है, हार्ट बीट इंक्रीज हो जाती है। स्मोकिंग की बात कर लेते हैं। स्मोकिंग एसोसिएटेड विद लंग, यूरिनरी ब्लैडर, थ्रोट कैंसर, ब्रोंकाइटिस, एम्फाइसेमा, गैस्ट्रिक अल्सर, कोरोनरी हार्ट डिजीज। जितनी भी यहाँ पे डिजीज दी गई हैं वो सारी की सारी पॉइंट्स जो हैं वो NCERT में ऑलरेडी मेंशंस हैं। ये हमें कहीं ना कहीं चीज़ें रिलेट करती हुई दिखाई दे रही हैं। स्मोकिंग अगर आप ज़्यादा लेते हो तो लंग्स जो है, एल्वेलाई, उनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाएगा। यूरिनरी ब्लैडर पे इंपैक्ट आएगा, क्योंकि ADH जो होता है उसका कंसंट्रेशन कम होने लग जाता है, तो आप बार बार यूरिनेशन के लिए भी जा सकते हैं। थ्रोट कैंसर हो सकता है, क्योंकि अगर आप स्मोकिंग करोगे, च्यू करोगे किसी भी चीज़ को, तो स्मोकिंग इनहेल करोगे तो उसकी वजह से आपका जो गला है वो खराब रहेगा, थ्रोट कैंसर हो सकता है। ब्रोंकाइटिस हो सकती है, हमारे ब्रोंकस में स्वेलिंग हो सकती है। एम्फाइसीमा हो सकती है, हमारी जो एल्वेलाई है उनकी वॉल फट सकती हैं, उनमें उनका सरफेस एरिया डिक्रीज हो सकता है। गैस्ट्रिक अल्सर, पेट में अल्सर्स हो सकते हैं। कोरोनरी हार्ट डिजीज, जो हमारा जो ब्लड वेसल्स हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है उसमें छेद हो सकता है, या उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती हैं, कोरोनरी हार्ट डिजीज हो सकती हैं। एंड व्हाट आर द विड्रॉल सिम्टम? अगर आप किसी पर्सन को जिसने ड्रग्स बहुत ज़्यादा कंज्यूम कर रखी है, या बहुत ज़्यादा एडिक्टिव है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट है कि ड्रग्स के ऊपर, वो उसको छोड़ नहीं सकता, तो आप उसको रिहैब सेंटर में डालते हो। रिहैबिलिटेशन सेंटर्स होते हैं जो आपको दवाइयाँ देते हैं, आपके लिए आपका ध्यान रखते हैं, और आपको कितना कितना अमाउंट में क्या क्या देना है उस पर पूरा ध्यान रखते हैं, और फाइनली आपको हेल्प करते हैं वो ड्रग से छुटकारा मिलने में। और लेकिन जब आप किसी इंसान को फर्स्ट टाइम लेके जाते हो रिहैब सेंटर में, तो वो अपनी विड्रॉल सिम्टम शो करता है। आप एकदम से उसकी ड्रग खत्म नहीं कर सकते, आपको टाइम देना होगा। टाइम देने के बाद वो धीरे धीरे अपने विड्रॉल सिम्टम के साथ कोप अप करने लगता है और वो ठीक होने लगता है। बट व्हाट आर द विड्रॉल सिम्टम? अगर आप सडनली ड्रॉप कर देते हो उसकी ड्रग्स को, तो अनप्लीजेंट फीलिंग, उस बंदे को बहुत ज़्यादा अनप्लीजेंट फीलिंग आने लगती है, वो खुश नहीं रहता। एंड व्हेन रेगुलर डोज ऑफ ए ड्रग और एल्कोहल इज नॉट टेकन और इज अब्रप्टली डिसकंटिन्यू, एकदम से अगर आपने ड्रग्स को बंद कर दिया है, या फिर आप उसको देना धीरे धीरे कम करते चले जा रहे हो, तो हो सकता है वो इंसान क्या करना शुरू कर दे, गंदा फील हो उसको, उसका अच्छा ना लगे, तो हो सकता है वो क्रिमिनल माइंड भी बन जाए, उसकी बॉडी में एंजाइटी हो जाए, वो सैड रहना शुरू करे, उसकी बॉडी ट्रिमर होने लगे, शेक होने लगे उसकी बॉडी, नोजिया होने लगे, उसको स्वेटिंग रहना शुरू हो जाता है, उसको भूख भी नहीं लगती है, और अगर सीवियर केसेस हैं तो हो सकता है इंसान की डेथ भी हो सकती है। इसलिए एकदम से विड्रॉल सिम्टम जो हैं जब आते हैं तो हम ड्रग्स को एकदम से बंद नहीं कर सकते। तो ये तो था हमारी इम्यूनिटी का पार्ट। अब हम थोड़ा सा डिजीज़ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कुछ डिजीज़ की बात करते हैं। तो अभी मैं यहाँ पे रख के इसके बारे में समझाऊंगी आपको। तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करेंगे बैक्टीरियल डिजीज़ की। तो हमारे पास कुछ, देखो, हमने अलग अलग कैटेगरी बनाई। बैक्टीरियल डिजीज़ है, वायरल डिजीज़ है, प्रोटोजोन डिजीज़ है, हमारे पास फंगल डिजीज़ हैं। तो हमने अलग अलग चीज़ों को डिस्कस करना है। पहले बात करते हैं बैक्टीरियल डिजीज़ की। जैसे कि बैक्टीरिया है, टाइफॉइड की बात करते हैं और न्यूमोनिया की बात कर लेते हैं। टाइफॉइड के लिए बैक्टीरिया है साल्मोनेला टाइफी, जो कहाँ पे काम करता है? स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर रहता है। इसका कॉज क्या है? ये हमारा कॉन्टामिनेटेड फूड और वाटर से फैलता है। इसके सिम्टम क्या है? सस्टेन्ड हाई फीवर, हमें 39 से 40 डिग्री तक कंटिन्यू फीवर रहने लग जाता है।
वीकनेस आ जाती है बॉडी के अंदर, स्टमक पेन होता है, कॉन्स्टिपेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट एंड हेडेक। ये सारे सिम्टम आप जानते हो, ये सारे सिम्टम टाइफाइड में होना शुरू हो जाते हैं। काम जो मेन इसका टारगेट ऑर्गन होता है वो क्या होता है, इंटेस्टाइन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और अगर आप उसको लंबे टाइम तक वहाँ पे रखोगे तो उसमें छेद होना शुरू हो जाते हैं, इंटेस्टाइनल परफोरेशन, और जिसकी वजह से डेथ भी हो सकती है अगर आप टाइफाइड को ट्रीट नहीं करते हो। टेस्ट क्या है इसके लिए, विडाल टेस्ट होता है इसके लिए, विडाल टेस्ट से हम कंफर्म कर लेते हैं। न्यूमोनिया की बात करें तो न्यूमोनिया का पॉजिटिव एजेंट होता है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई और डिप्लोकोकस न्यूमोनियाई। इससे कंफर्म होता है ये पैथोजन जब हमारी बॉडी के अंदर एंट्री करता है तो न्यूमोनिया कॉज कर सकता है। एंड इसकी कॉजेज क्या होती हैं, इनहेलिंग किस तरीके से फैल सकता है, अगर आपने किसी की ड्रॉपलेट यूज़ कर ली है, मतलब ड्रॉपलेट को इनहेल कर लिया है, या फिर एरोजोल्स ऑफ शेयरिंग यूटेंसिल्स विद इन्फेक्टेड पर्सन, आप किसी इंसान के जिसको ऑलरेडी न्यूमोनिया है उसके बर्तन यूज़ कर रहे हो, उसके आर्टिकल्स यूज़ कर रहे हो, उसका पेन पेपर पेज ये सब यूज़ कर रहे हो, जहाँ जहाँ उसने टच किया उसके कपड़े यूज़ कर रहे हो, तो न्यूमोनिया होने के चांसेस होते हैं। सिम्टम क्या है इसके, आपको रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम आती है। क्यों आती है, क्योंकि जो आपकी लंग है उनकी एल्वेलाई जो है, जो फंक्शनल यूनिट है वो कंजेस्ट हो जाती है, उनमें म्यूकस फिल हो जाता है, वो प्रॉपर्ली गैसेस एक्सचेंज नहीं कर पाते, तो ब्रीदिंग इश्यूज आने शुरू हो जाते हैं। प्रॉब्लम इन रेस्पिरेशन, एल्वेलाई गेट्स फिल्ड विद फ्लूइड एंड फीवर, कफ एंड कोल्ड, ये हमें हमेशा रहने लग जाता है जिस भी इंसान को क्या होती है, प्रॉब्लम होती है। इसके अलावा इसकी सीवियर कॉजेज क्या हैं, अगर मान लीजिए आपने इसको ट्रीट ही नहीं किया तो इसके लिए मेन सिम्टम क्या आ सकते हैं, जो फिंगर्स हैं, जो फिंगर्स होती है हमारे, जो नेल्स होते हैं वो टर्न्स हो जाते हैं, किसके अंदर ब्लूइश कलर के होने शुरू हो जाते हैं, लिप्स भी ब्लू कलर के होने शुरू हो जाते हैं। पता कैसे लगाओगे, आप चेस्ट का एक्सरे करवा लीजिए, उससे हमें पता चल जाता है कि न्यूमोनिया है या नहीं है। व्हाट आर द वायरल डिजीजेस, पहली हम बात कर लेते हैं कॉमन कोल्ड की, विच इज ड्यू टू राइनोवायरसिस। इसमें क्या होता है, इसमें ड्रॉपलेट्स जो होती है वो ड्यू टू कफ स्नीजेस ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन्स आर इनहेल्ड डायरेक्टली और ट्रांसमिटेड वाया पेन, बुक एंड डोर नोब्स एटसेट्रा। ये हमें बहुत इजीली हम इस चीज़ को समझ सकते हैं कि जब किसी इंसान को कोल्ड होता है तो दूसरे इंसान को कैसे फैल जाता है। आपको पता भी होगा, अगर एक इंसान को आपके घर में कोल्ड हो गया तो सारे जो भी लोग होंगे घर में वो सबको होने के चांसेस होते हैं। क्यों, क्योंकि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है एंड आप किसी इंसान की चीज़ें, इन्फेक्टेड इंसान की चीज़ों को टच भी कर रहे हो तो उससे फैलने के चांसेस इसके हाई होते हैं। और ये 3 से 7 दिन तक आराम से रहता है। इसके कुछ सिम्टम्स होते हैं, जैसे हमारी नाक जो है वो बंद हो जाती है, नेजल कंजेशन होना शुरू हो जाता है, उसके अलावा डिस्चार्ज होने लगता है, गला जो है वो क्या हो जाता है आपका, सोर थ्रोट, हमेशा कड़वा कड़वा सा रहना शुरू हो जाता है ना, और कफ होती है, हेडेक होता है, टायर्डनेस आती है, फीवर वगैरह भी हो सकते हैं। और ये ना मतलब ये सिर्फ नाक की, यानी ये हमारे गले की और हमारी नोज़ की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट की प्रॉब्लम है। इट इज़ नॉट रिलेटेड विद एनी काइंड ऑफ, इट डज नॉट हैव एनी रिलेशंस विद लंग्स के साथ इसका कोई रिलेशन है ही नहीं। ये सिर्फ और सिर्फ आपके अपर पोर्शन तक है, यानी आपकी रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट तक है और आपकी नोज तक होता है। उसके बाद हम बात करते हैं प्रोटोजोन डिजीज़ की। प्रोटोजोन डिजीज़ में हमारे पास कुछ गिनी चुनी डिजीज़ आती हैं। अच्छा, एक बात और, बैक्टीरियल डिजीज़ में एनसीईआरटी ने कुछ नई डिजीज़ ऐड की हुई हैं, नॉट बैक्टीरियल डिजीज़, जैसे चिकनगुनिया किसमें ऐड किया हुआ है, वायरल डिजीज़ में। इट इज़ ड्यू टू चिकनगुनिया वायरसेस एंड ये जो होता है आपका चिकनगुनिया, इसमें आपको जॉइंट पेन बहुत ज़्यादा होता है, जैसे हमारे पास आर्थराइटिस में जॉइंट पेन होता है, चिकनगुनिया में भी सेम होता है। ठीक है, बाकी कुछ वायरल डिजीज़ है जैसे चिकन पॉक्स हो गया, पोलियो हो गया, या फिर रेबीज़ हो गया, या फिर क्या कहते हैं उसको, स्मॉल पॉक्स हो गया, विच इज़ इरेडिकेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड, राइट। तो ये सारी डिजीज़ हैं जिनको मैं डिटेल में अलग से कराऊंगी, बट इट इज़ अ वन शॉट टाइप, तो इसलिए मैं इसको फटाफट करा रही हूँ। अब चलिए आगे, तो हम बात कर लेते हैं प्रोटोजोन डिजीज़ की। प्रोटोजोन डिजीज़ में अगर हम बात करते हैं तो हमारे पास काफ़ी सारी आ जाते हैं, जैसे मलेरिया के बारे में सब जानते हो। मलेरिया की जो पॉजिटिव एजेंट है दैट इज प्लाज्मोडियम स्पीसीज, एंड इसके 4 अलग अलग क्या होते हैं, इसके 4 अलग अलग स्पीसीज होती है। प्लाज्मोडियम इज अ जीनस जिसके 4 अलग अलग स्पीसीज हैं, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, मलेरिया, फाल्सिपेरम एंड ओवेल, ये 4 होती हैं। इसके अलावा इसके ट्रांसमिशन की बात करें तो इसके 2 होस्ट हैं, एक मॉस्किटो और एक ह्यूमन। सिम्टम की बात करें जिसको मैं डिटेल में बाद में कराऊंगी, फीवर होता है, फ्लू लाइक इलनेस होती है, इंक्लूडिंग शेकिंग, चिल, एकदम से गहरी ठंड लगती है, बहुत तेज ठंड लगती है, और फिर हेडेक होता है, और फिर जब उतर जाता है फीवर तो बहुत ज़्यादा पसीना आना शुरू हो जाता है, मसल दर्द होती है, मसल जेक्स होते हैं, टायर्डनेस होने लगती है। एमीबाइसिस, ये भी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो एक प्रोटोजोआ की वजह से होता है, एंटअमीबा हिस्टोलिटिका हम इसको बोल देते हैं। इसकी जो मैग्ना फॉर्म होती है दैट इज पैथोजेनिक फॉर एमीबाइसिस, एंड इसमें हाउस फ्लाइज का कैरियर्स होती है, कंटामिनेटेड फूड, वाटर, फीकल मैटर जो है उसके थ्रू ये पहुंचता है। टेट्रा न्यूक्लिएट स्टेज जो होती है इसकी, वो इंसान के लिए क्या होती है, मतलब हम उसको क्या कर लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, इन्फेक्टिव स्टेज होती है। और जो इसकी खतरनाक स्टेज है विच इज़ द पैथोजेनिक स्टेज ऑफ एंटअमीबा हिस्टोलिटिका इज मैग्ना फॉर्म जो होती है इसकी, वो खतरनाक होती है। उसके अलावा हम इसमें सिम्टम देखते हैं तो कॉन्स्टिपेशन, एब्डोमिनल पेन, क्रैम्प्स, स्टूल्स विद म्यूकस एंड ब्लड क्लॉट,
तो पेट में दर्द रहता है और जो फीकल मैटर होता है उसमें ब्लड आना शुरू हो जाता है, म्यूकस आना शुरू हो जाता है। एस्केरियासिस ये एक हेलमिंथिक डिजीज होती है। इट इज़ नॉट अ प्रोटोजोन डिजीज, इट इज़ अ हेलमिंथिक डिजीज। ये किसकी वजह से होती है? एस्कैरिस की वजह से, विच इज़ अ कॉमन राउंड वर्म। एंड क्या क्या इसकी ट्रांसमिशन है? Contaminated water, vegetable, fruits, eggs of parasite are excreted in feces which contaminate soil, plants and water। ये उसको क्या कर देते हैं? कंटामिनेट कर देते हैं। इंटरनल ब्लीडिंग होती है इसमें, मसल में पेन होता है, फीवर, अनीमिया, ब्लॉकिंग ऑफ इंटेस्टाइनल पैसेज ये होता है। मैंने बहुत शॉर्ट में सारे के सारे सिम्टम बता दिए जो एनसीईआरटी से रिलेटेड है, तो प्लीज़ एक बार केयरफुली चेक कर लीजिएगा। एलिफेंटियासिस भी क्या है? एक हमारे पास हेलमिंथिक डिजीज है जिसको हम फिलेरियासिस भी बोल देते हैं, और इसमें जो हमारे लिम्फ वेसल्स होती हैं वो बहुत ज़्यादा सूज जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है और इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से जो इंसान के पाँव होते हैं वो हाथी जैसे लगने लग जाते हैं। मेल के अंदर तो ग्रॉस डिफॉर्मिटी आ जाती है उनके एक्सटर्नल जेनाइटेलिया में, वो इनफर्टाइल तक भी हो सकते हैं। किसकी वजह से होता है ये? वुचरेरिया बेनक्रॉफ्टी या फिर वुचरेरिया मलाई की वजह से होता है। बाइट ऑफ फीमेल मॉस्किटो वेक्टर, कौन सी फीमेल मॉस्किटो वेक्टर होनी चाहिए? क्यूलेक्स। क्यूलेक्स ये बीमारी फैलाती है, वो माइक्रोफिलेरियाई को कैरी करती है और उनको ब्लड के अंदर पहुंचा देती है, वहां से वो लिम्फ के अंदर पहुंच जाते हैं और वहाँ पे स्वेलिंग कॉज करते हैं। क्या क्या सिम्टम है? इट इज़ अ स्लोली डेवलपिंग क्रॉनिक इन्फ्लामेशंस ऑफ ऑर्गन, यूजुअली लिम्फ वेसल्स ऑफ लोअर लिम्ब एंड जेनाइटल्स आर ऑफन अफेक्टेड। तो ये हमें ध्यान रखना है। लास्ट है रिंगवॉर्म विच इज़ अ फंगल डिजीज। ये हमारी एक फंगल डिजीज होती है एंड ये हमारी कौन सी थी? एलिफेंटियासिस और मलेरियासिस ये हमारी हेलमिंथिक डिजीज थी। एस्कारियासिस हमारी हेलमिंथिक डिजीज है और ये दोनों हमारी प्रोटोजोन डिजीज हैं। दीज आर द प्रोटोजोन डिजीज। तो रिंगवर्म की अगर हम बात करते हैं तो रिंगवर्म्स आपकी फंगस की वजह से होता है। कौन कौन से जेनेरा आते हैं फंगस में? 3 जेनेरा का नाम याद रखोगे, माइक्रोस्पोरम, एपिडर्मेटोफाइटन और ट्राइकोफाइटन। क्या क्या ट्रांसमिशन है? रिंगवर्म्स आर जनरली एक्वायर्ड फ्रॉम सोइल और बाय यूजिंग क्लोथ्स टाल्स ऑफ इन्फेक्टेड पर्सन। ठीक है, जो जिस इंसान को ऑलरेडी है इन्फेक्शन हो रखा है उसके थ्रू ही ये स्प्रेड करता है। सिम्टम क्या क्या हो सकते हैं? अपीयरेंस ऑफ ड्राई स्केली लीजन्स ऑन स्किन, नेल्स एंड स्काल्प, इंटेंस इचिंग इन स्केल्स। राइट, तो जो हमारा स्कल होता है वहाँ पे इंटेंस इचिंग होने लग जाती है, रेडनेस होने लग जाती है। आपको जो आपके ग्रोइन एरियाज होते हैं वहाँ पे टोज वगैरह के बीच में इन्फेक्शन होने लग जाता है, क्योंकि जो फंगस है वो वार्म कंडीशंस में ज़्यादा अडेप्ट करती है और साथ में थोड़ा सा ह्यूमिड एरिया भी होना चाहिए। तो जो हमेशा कवर रहता है, जहाँ पे पसीना ज़्यादा आता है, ऐसे एरियाज में फंगस ग्रोथ हो सकती है ईजिली। तो ये थी हमारी सारी की सारी डिजीज़ेज जो अभी हमने स्टडी की हैं, और ये हमारी बाय बर्थ नहीं थी, हमने एक्वायर की थी, बट देयर आर सम डिजीजेज जो हमारी बाय बर्थ भी होती हैं। तो जैसे मैं यहाँ पे बताऊँ ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ में कुछ एग्जाम्पल है, मैं सिर्फ नाम बता रही हूँ, उसको हम प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में डिटेल में कर सकते हैं। जैसे हमारी कुछ डिजीज़ हैं जिसमें कुछ डोमिनेंट डिजीज़ होती हैं, कुछ हमारी रिसेसिव डिजीज़ होती हैं, जिसमें क्या होता है? ऑटोसोमल की हम बात करते हैं। ऑटोसोमल डोमिनेंट हो गया, ऑटोसोमल रिसेसिव हो गया। तो ऑटोसोमल क्या है? जीन ऑफ अ पर्टिकुलर ट्रेट प्रेजेंट ऑन ऑटोसोम। हमारे पास फर्स्ट 22 पेयर ऑफ क्रोमोसोम क्या होते हैं? ऑटोसोम होते हैं, और लास्ट का 23rd जो क्रोमोसोम है दैट इज अ सेक्स क्रोमोसोम। तो जो अगर ऑटोसोम क्रोमोसोम में कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उसको ऑटोसोमल डोमिनेंट या ऑटोसोमल रिसेसिव बोलना शुरू कर देते हैं। उसके अलावा हमारे पास अगर क्रोमोसोमल जो सेक्स क्रोमोसोम है उनमें कोई प्रॉब्लम आ गई तो हम उससे रिलेटेड सेक्स क्रोमोसोम रिसेसिव, सेक्स एक्स रिसेसिव या एक्स डोमिनेंट, इस तरीके से हमारी डिजीजेज बनना शुरू हो जाती हैं। तो ये अलग अलग नाम है, आपको ये अभी के लिए होल्ड पे रखने, क्योंकि हम इसको प्रिंसिपल इनहेरिटेंस चैप्टर में मैं डिटेल में करवा दूंगी। चलिए लास्ट में ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज में जो अभी मैंने कहा कि जेनेटिक डिसऑर्डर होते हैं, मेंडेलियन डिसऑर्डर, ये सब, तो ये आप अभी के लिए नहीं करोगे, बट ये भी डिसऑर्डर है तो आप इसको इस चैप्टर में इंक्लूड कर सकते हो, बट मैं इसको प्रिंसिपल इनहेरिटेंस में पढ़ाऊंगी क्योंकि हमारी एनसीईआरटी में वैसे ही दिया गया है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। हमने सारे चार्ट पूरे कंप्लीट किए हैं, तो अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे बात कर सकते हो, आप कमेंट सेक्शन में नीचे कमेंट डाल सकते हो। इसके बाद हम बाकी के जितने भी चैप्टर्स हैं उनका भी वन शॉट इसी तरीके से मैं आपके लिए लेकर के आऊँगी। फ्लैश कार्ड्स को मैं एक बार इसकी वीडियो अपलोड कर दूँगी शॉर्ट्स में, जाकर के आप एक बार चेक कर लीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।